नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे साथ में आर्ट ब्रो के इस आपके परिवार के साथ में। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा, बताइए। जंगल। ये जंगल और उसके साथ में जीवन, यानी कि हमने आपको बताया कि जंगल और जीवन, यानी जंगल में जीवन या जंगल से जीवन जो भी है वो सारा निष्कर्ष हम आपको लेके चलते हैं अपने भाइयों के साथ में। अगर आप कहें तो एक बार मैं इनका परिचय आपसे करा देता हूँ। ये हमारे श्रीमान जी चंद्रशेखर जी, ये श्रीमान जी प्रेमचंद शर्मा, तो और मैं अजय आपके इस होस्ट के रूप में उपस्थित हूँ। तो पहला प्रश्न है कि जीवन और जंगल का संयम और साथ के साथ पहली व्यवस्था कहाँ से शुरू की जाए, यानी जीवन और जंगल का संबंध क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहले आपसे और उसके बाद सर आप भी इस पर अपना विचार प्रकट करेंगे। देखिए, जंगल से ही हमारा जीवन का आधार है। जंगल नहीं है तो हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं है। ऑक्सीजन से लेकर पानी से लेकर हवा से लेकर हमको जंगल से ही मिलती है। तो जंगल बिना तो हमारा जीवन एक तरह से देखा जाए तो संभव ही नहीं है। तो अगर बेसिकली जीवन में अभी जैसे उन्होंने कहा कि जंगल बिना जीवन संभव नहीं है, तो आगे आप और क्या कहना चाहेंगे अभी, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी चीजें और जानूंगा। अभी हम जो जैसे भौतिकवादता में हम बढ़ चुके हैं और उससे हमारा जो जंगल जो नष्ट होते जा रहे हैं। सोचिए कि जब जीवन हमारा कैसा होगा जब जंगल हमारे खत्म हो जाएंगे, वो कैसा होगा, वो कैसी दिखाई देगी हमारी धरती बिगर जंगल के, क्या वो जीवन कैसा होगा। क्योंकि जो हमारा जो नेचर है, वो जो प्रकृति का नेचर है और जो हमारा जीवन है, वो जंगल से, जब तक जंगल नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन भी लुप्त हो जाएगा और हमारे जो मानव जो जीवन है वो लुप्त की कगार पे पहुंच जाएगा अगर जंगल आहिस्ता आहिस्ता खत्म ऐसे हम करते रहे। क्योंकि ये जो जंगल है ये जीवन का बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो जैसे कि अभी दिन प्रतिदिन लोगों को लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है, दिन प्रतिदिन भौतिकतावाद बढ़ रही है। अभी ये प्रश्न आपसे ही है, तो इस भौतिकतावाद में हम सॉल्यूशन क्या निकालें कि किस तरह से हम इसको मतलब आगे और अपने आप को सुरक्षित करें जंगल के रूप में। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये माना गया है कि जो सर्वर है, जो ताल है हमारे, वो मानव को हमेशा देते ही हैं और जो संत है वो भी मानव समाज को हमेशा देते ही हैं और जो पेड़ पौधे हैं हमारे जंगल है वो भी मानव को देता ही है और जो बादल है वो भी देते हैं। तो बिगर इनके हमारा जीवन जो नष्ट हो जाएगा। और जैसे हम भौतिकतावाद को बढ़ रहे हैं, हम वे जो चुनौती हमारी आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम दोहन कर रहे हैं हमारे प्रकृति संसाधनों का, जंगलों का, जंगल कटते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जब भौतिकवादिता की चरम सीमा पे होंगे और हम जंगल के तरसेंगे। अब आप देखते हैं जैसे छुट्टियां आती हैं हमारी, अजय जी, जैसे आप देखते हैं जो बच्चों की छुट्टी होती है तो लोग हिल स्टेशन पे भागते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो रहने का जो हमारे जो अच्छा लगता है हम लोगों को और जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो जंगल है। इसलिए हम लोग हिल स्टेशनों पे भागते हैं या कोई अच्छी प्रकृति जगह है, सुंदर जगह है, वहां पे जाते हैं। जैसे शेखर जी आप बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा सुंदर जंगल होता था और अब भौतिकतावाद बढ़ते बढ़ते वहां का क्या हाल हो गया, आप बताइए, उसका दृश्य बताइए थोड़ा, क्या हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जंगल से ही आदमी जीवन का जो शरीर का निर्माण है, जंगल का निर्माण है, उसको देखा जाए तो दोनों एक तरह से समतुल्य हैं। जैसे हमारे शरीर में पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह जंगल में एक तरह से देखा जाए तो जंगल हमारे लिए एक जीवन देने वाला स्थल है। शांति के तरीके से हो, फल के तरीके से हो, हमारे लिए भोजन प्रदान करने के तरीके से हो, फल फ्रूट आयुर्वेदिक दवाई, इस तरह के लिए जंगल ही ऐसा एक पर्याप्त स्थान है जहाँ पे आदमी अपने आप को सरवाइव कर सकता है और उसमें किसी प्रकार की भौतिकतावाद की वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। चाहे आप नेचर के हिसाब से अपने शरीर को ठीक करना है, मेडिटेशन के हिसाब से अपने आप को शांत करना है, कितनी भी डिप्रेशन और परेशानी है, आप जंगल में जाते होंगे तो अनुभव करते होंगे कि वहाँ की जो शांत हवा आपके शरीर के अंदर जो स्पर्श करती है वो आपको एक तरह से तरोताज़ा और फ्रेश कर देती है। वहाँ पे आपकी जितनी भाग दौड़, मानसिक तनाव और जो चीज़ है, जंगल एक तरफ को आपको एक शून्यता
की ओर ले जाने की कोशिश करता है। आप जहाँ से स्टार्ट हुए वहाँ उस लेवल तक शांत करने की कोशिश करता है। तो जंगल एक तरह से देखा जाए तो जो आपकी प्रक्रिया है बहुत बढ़ने की और उसमें समाप्त होने की, तो जंगल ही एक ऐसा मूल्य स्थान है जहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं और वहाँ जैसा कि अभी आप ये बता रहे हैं कि जंगल से आगे भी बढ़ सकते हैं और समाप्त भी हो सकते हैं, तो अगर हम जंगल के किसी एक वृक्ष को मानव के एक जीवन से जी संतुलन बना के समझाना चाहें कि किस तरह से वृक्ष और मनुष्य का जीवन दोनों ही पैरेलल है, तो उस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, वृक्ष भी उसी तरह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, फिर हमको ऑक्सीजन दे रहा है। वो भी हमारे तरह पानी को एब्जॉर्ब करता है हरे पौधे भोजन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। इंसान भी वही तो चाहिए, उसके अंदर भी पानी है। 50% तो शरीर में पानी ही है ना, ऑक्सीजन है, और क्या चीज़ ये भोजन की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह एक वृक्ष और इंसान एक दूसरे के समतुल्य ही माने जा सकते हैं। देखा जाए दोनों का जीवन समतुल्य है, एक दूसरे के पूरक। हमको ऑक्सीजन चाहिए और उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करके हमको वापस करते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं हम। तो जैसे ये बता रहे हैं एक दूसरे के पूरक है, लेकिन जो इस पूरक के बीच में संतुलन बिगड़ रहा है, जो संतुलन बिगड़ने का मतलब कि हम जिस हिसाब से अनथराइज यूज कर रहे हैं या नहीं ज़रूरत है तो फिर भी मतलब पैसे के लिए पेड़ को काट रहे हैं, तो इससे हम जो है अपने जीवन को किस तरह से जोड़ें कि हम अपने पेड़ों को काटना कम करें और साथ के साथ उसमें मतलब कुछ क्या परिवर्तन ऐसे लाके कि हम आगे हरा भरा जो है अपना भारत देख सके या विश्व देख सके। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वो बहुत गंभीर टॉपिक है, और आज हम इस टॉपिक को सुनकर अगर नहीं जग रहे हैं और अगर इससे प्रेरणा नहीं कर पा रहे हैं, और हम सबको संगठित होकर अपने अंदर ये जगाना पड़ेगा, यह इच्छा कि हम पेड़ों के प्रति हम जागरूक हो जाएं, उनको बचाएं, उनको बढ़ाएं और भौतिकतावाद को समझें कि आने वाला समय हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, कि मानव जीवन जब लुप्त होना शुरू हो जाएगा। अभी चरम सीमा पे ठीक है, हम भौतिकतावाद में जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये बात करते हुए दृश्य याद आता जब कोविड का समय आया था और हमने देखा कि जब जितने भी विकसित देश थे सब जगह एकदम से लॉकडाउन लग गया था, और हर न्यूज चैनल पे ये चल रहा था कि जो प्रकृति है वो अपने आप को ऑटोमेटिक, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो अपना डेवलप अपने आप कर लेती हैं। वो जब उनकी स्थिति जो क्षतिग्रस्त हो गए हमारे जंगल, वो अपने आप को पूर्ण करना शुरू कर देते हैं। और हमने खुद महसूस किया है, आप लोगों ने भी जब महसूस किया होगा जब लॉकडाउन आया था, जब जीवन खतरे में चला गया था और सभी जो विकसित देश थे वो इतना डर गए थे जीवन को लेके, और जब देख रहे थे कि नेचर कितना जरूरी है हमारे लिए, और जो हमारा नेचर ऑटोमेटिक जो वो अपने आप को प्योरीफाइड करना शुरू किया, जब ठंडी हवा चलती थी और हम देखते थे कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो आ रहे हैं और उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि हम प्रकृति वाकई में प्रकृति अपने आप को प्योरीफाइड कर रही है। वो मेरे को दृश्य याद आके मेरे अंदर को झंझोड़ देता है कि मतलब कि जब जंगल ना होंगे तो ये जीवन कैसा होगा। दोस्तों, हमें बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, और ये एक छोटा सा मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और हम आज चर्चा करके हम भूल जाएंगे। हम भी इससे प्रेरणा लेके अपने आप को ये जागरूकता करेंगे, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी, कि आज हम नहीं जगेंगे तो आने वाला ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है। देखो, बहुत ही बढ़िया बात अभी बताई कि ग्लोबल वार्मिंग ये समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, नोटिस भी किया होगा, जब से ये पक्के घर बनना शुरू हुए हैं तो उनमें बहुत सारे जीव जंतु का जो है प्रलोप हो रहा है, मतलब यूँ कहें वो अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। अगर हम 5 चीज़ों की केवल बात करें, अग्नि, जल, वायु और क्या मतलब आकाश, ये तो हमारा ऊपर की बात है। तो बेसिकली हम अग्नि, जल, वायु और भूमि की बात अगर हम करते हैं, मतलब जो यहाँ पे मौके पे हमारे पास हैं, उनको हम किस तरह से जोड़ें? देखिए, आप हमको तो प्रकृति से पहले से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है, प्रकृति पूजा एक बहुत बड़ा वो है, फेस्टिवल त्यौहार के रूप में माना जाता है कि हमारे इष्ट देव भी हैं। तो प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि आप देखिए, आपकी ज़रूरत है वो तो यूज करना सही बात है, परंतु उस प्रकृति का दोहन इसलिए हो रहा है अधिक खनिज निकालने के लिए।
कोयला निकालने के लिए, आयरन और बक्साइड, इस तरह की चीज़ों को निकालने के लिए आजकल उसका पूरा जंगल सफाया किया जा रहा है। ये खतरे की मेन निशानी है। इस कारण में देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मेन दिक्कत ये है कि हमको उसको एक परिवार, एक अंग, एक देव के रूप में जब तक हम नहीं पूजेंगे और उसको मानेंगे नहीं कि हम इसके बिना हमारा जीवन शून्य हो जाएगा, तब तक ये लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो चीज़ें बताई है, मैं उसके आगे एक प्रश्न अभी और पूछूंगा, मतलब कई सारे भी प्रश्न हैं जानकारी के लिए। एक श्लोक है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैं ये फील करता था कि स्कूलों में जब ये अभियान चलता था कि वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ, अपना जीवन बचाइए, प्रकृति की रक्षा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हमेशा लेते हैं और लेते लेते इतना दोहन हमने कर लिया है कि प्रकृति का हमने विनाश शुरू कर दिया है। और प्रकृति का विनाश नहीं, ये जीवन का विनाश है। इसमें देश और सरकार तो पता नहीं वो कर भी रही है जो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब ये पृथ्वी में जब हमारे पेड़ ना रहेंगे, ये जब जो नदियाँ ये सूखना शुरू हो जाएंगी, और जैसे हमारे सुख सागर में भी लिखा हुआ है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। और ये वैज्ञानिक सच्चाई भी है कि ऑटोमेटिक जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ऑटोमेटिक जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जीवन को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक भयंकर खतरा हमारे लिए, और आज हम नहीं जगेंगे, नहीं कोशिश करेंगे, हम कम से कम ये तो कोशिश करें कि हम पेड़ लगाएं। और एक छोटा सा प्रसंग मैंने महाभारत में देखा था कि जब भीम जी, जब वो उनको वनवास हो गया था पांडवों को, तो भीम अपने अंदर का जो गुस्सा है वो एक वृक्ष को काटने में लगा रहे थे, उसकी कटाई कर रहे थे। तो उसके बाद युधिष्ठिर वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं कि हमें प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी मूल आवश्यकता है, और हमें इस जो हमारा संतुलन है, जो प्रक्रिया है, हम इसको खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि उतना ही, जैसे हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको पता चल गया था कि जब तक हम इनसे जुड़े रहेंगे और हम इनका संरक्षण करेंगे और उतना ही इनसे लें जितना हमें ज़रूरत है, हम इनका ज़्यादा दोहन करेंगे, ज़्यादा भौतिकवादियों में बढ़ेंगे तो ये जीवन नष्ट हो जाएगा और ये लुप्त की कगार पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और जो अब इतना टाइम आ गया कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से और ख़तरनाक होगा। और सोचिए, जब टेम्परेचर 50 को भी क्रॉस करेगा और जो टेम्परेचर बढ़ेगा पर डिग्री का क्या होगा जीवन का। जैसा कि अभी मतलब बता रहे हैं, तो आपको ये भी सुनने में आया है, मतलब एग्जैक्ट वैज्ञानिकों ने बताया कि गंगा जी जहाँ से पहले निकलती थी वहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर जो है उनका उद्गम स्थान भी ग्लेशियर की वजह से स्लिप हो गया। तो इसका अगर हम देखा जाए तो इसका पेड़ों से क्या कनेक्शन वो चीज़? पेड़ों की ये वही है ना, जब कटाई हो रही है तो ग्लेशियर टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे ही, पिघलेंगे तो उनका बहाव तो नीचे आएगा ना। तो उस कारण पेड़ भी आप काट रहे हैं, पहाड़ भी काटेंगे तो पहाड़ को रोकने के लिए पेड़ ही तो हैं, उनके जड़ें जो उनको जकड़े के रखती है। और पहाड़ को आप खोदने लगेंगे, रास्ते बनाने लगेंगे तो पहाड़ तो हिल जाएंगे ना। पहाड़ क्या है, एक दूसरे से पत्थर लगे हुए हैं, मिट्टी से गूंथा हुआ है पेड़ों के कारण। मैं यही चीज़ निकलवाना चाह रहा था कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो आच्छादन को रोकते हैं, बोले तो कटाव को रोकते हैं। कटाव के साथ जहाँ जमाव की ज़रूरत होती है वहाँ जमाव करते हैं, जहाँ पे रोकने की ज़रूरत है वहाँ रोकते हैं। तो अभी हमने ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाई अभी, लेकिन हम छोटा सा अभी आपको साथ साथ और पूछते हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनमें आपको अंतर कैसे जानेंगे और क्या करना है उसके लिए। तो अगला प्रश्न ये है कि जीवन और जिंदगी, इसमें आप क्या कहेंगे? जीवन में कहाँ वन है और उस वन का क्या तात्पर्य है, और जिंदगी से वन कहाँ गायब हो रहा है? देखो, जीवन मतलब क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करना, जो सीमित जीवन है और जिसमें शांति मिलती है, जिसमें संतोष करना होता है। जहाँ असंतोष है फिर वो जिंदगी है। जिंदगी में आप किसी चीज का परवाह नहीं करते, किसका क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपको अपने से ही मतलब है। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? मेरी तो यही राय है और मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि
हम अपने जीवन को तभी बचा पाएंगे जब हम प्रकृति की दी हुई इन चीज़ों का सम्मान करेंगे, उनको बचाएंगे, और जितना हो सके हम इनको इतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है। जैसे हम जल का उतना ही उपयोग करें जितना हमें ज़रूरत है, हम वृक्षों का उतना ही हम संरक्षण कर पाएँ जितना हम कर सकते हैं, और प्रकृति से हम जरूर जुड़ें, क्योंकि प्रकृति के बगैर तो ये जीवन संभव ही नहीं है। तो मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप इस पे जागरूक होइए। और ये बहुत ऐसा क्षण आ गया है कि जब हम भौतिकतावाद में बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, और ये जीवन और खतरे में जब शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ नष्ट की कगार पे होगा, तो कृपया करके अपने आसपास के जितना भी क्षेत्र है कोशिश कीजिए, जागरूक हो जाइए। जब भी आप हमारे ये सुन रहे हैं चर्चा जब आपके अंदर आए तो आप जग जाइए, और अकेला ही चाहे निकल पड़िए, अपना जितना भी आप कर सकते हैं आप कोशिश करिए, प्रयास कीजिए कि आप इन वृक्षों का इनको बचाएं, हम इनको और बढ़ाएं, वृक्ष लगाएं, और हम अंदर से जागरूक हो जाएं कि इसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। जैसे कि हम हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो ये बोलते थे कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आप क्या दे के जाओगे। तो आप सोचिए कि आप हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको क्या दे के जाएंगे। ये सारा जब सब कुछ नष्ट हम यूज करते हैं, भौतिकतावाद में जा रहे हैं, सब कुछ नष्ट करते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो हमारे वो आएंगे, जो नई पीढ़ियां, वो हमें क्या बोलेगी कि आपने हमारा जीवन इतना मुश्किल कर दिया। सोचिए कि वो क्या हाल होगा, वो हमें क्या से सोच रहे होंगे, उन लोगों ने प्रयास क्यों नहीं किए। तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप उठ खड़े हुए और अपने आप से जो प्रयास कर सकते हो वो कीजिए, और जितना भी प्रयास हो उतने लग जाइए। और ऐसी एक क्रांति आ जानी चाहिए कि हम अपने जंगलों को, वृक्षों को बचाएं, और सब प्रेम करते हैं वृक्षों से। आप देखते हैं कि गार्डन में कितना मजा आता है हम लोगों को, आप भी देखते हो, अपने घरों में कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में गार्डन बनाएं, हम एक अलग बगीचा बनाएं, हम अपनी सब्जियां बनाएं, और आप देखिए सब्जियों का भी अब क्या हाल हो गया, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। तो मेरे से आपका यही अनुरोध है कि आप जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं अपने बेस पे कीजिए, जागरूक। जीवन में हर क्षण जो है कहीं ना कहीं से लिंक होता है। तो मैं एक उस वानप्रस्थ आश्रम के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि जीवन का एक क्रम जो होता है वो वानप्रस्थ का भी होता है। तो उस वानप्रस्थ को क्यों जरूरी है और उसको वानप्रस्थ ही क्यों बोला गया, उसके बारे में सर कुछ बताएं। ये जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे हमारे जीवन में पड़ाव आते हैं, बचपन है, फिर जवानी है, उसके बाद फिर बुढ़ापा होता है। तो ऐसा ही है कि जब हम अपना विकास करते हैं और जब हम अपने बुढ़ापे की तरफ आते हैं, तो हमारे ये कर्तव्य भी है कि हम जो आसपास का जो जीवन है उसका संरक्षण करें, और हम अपना कर्तव्य समझें इससे कि समाज को हमारा समाज फूले, मानवता कैसे बचे, और हमारे जो जीवन है वो कैसे बचे। तो मैं तो अजय जी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे उसमें तो ये है कि ये जो पड़ाव है जीवन के ना, इसमें हमें आते आते इतना अनुभव हो जाता है कि किस चीज़ों की ज़रूरत है जीवन के लिए, क्या आवश्यक है। और आप बताइए आपके क्या विचार इसमें। देखिए, हम अब धीरे से कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सर ने हमारा विचार जानने का हमें मौका दिया है, तो मैं आपको अपना विचार बताने का प्रयास करूंगा कि जो जीवन में आप लास्ट में देखते हैं G+1, यानी कि क्योंकि आप ऑलरेडी जीवन में वन है, और उस वन का सीधा सीधा मतलब है आप जो जी रहे हैं वो किसी जंगल में जी रहे हैं, और उस जो जंगल को जी रहे हैं तो उसके संतुलन को बनाने का सारा कार्यभार प्रकृति ने मनुष्य के ऊपर ही दे रखा है। क्योंकि अगर आप उनको बैलेंस नहीं करोगे तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाती है। और उसके साथ साथ अगर हम नोटिस करते हैं कि अपने घरों में या परिवार में कि पहली भावना जो होती है वो समरसता की होती है कि अगर हम मतलब संतुलन के साथ समरस नहीं होते हैं और छोटे बड़े सबका ख्याल नहीं करते हैं, तो उसमें मामला बिगड़ जाता है। मामला कब बिगड़ता है, जब हम वही जंगल में हमने पेड़ों को काटना, छोटे पेड़ों को, बड़े पेड़ों को आवश्यकता अनुसार काट दिया, छोटे पेड़ों को लगाया नहीं, तो संतुलन बिगड़ गया। और संतुलन बिगड़ा यानी कि हमने अपने सिस्टम को बिगाड़ दिया। मेरा आपने मौका दिया मुझे बताने का, तो मेरा अपने मन की बात है कि आप लोगों से जो कंक्लूजन मैं निकाल पाया वो उसके साथ में जोड़ते हुए बोल रहा हूँ कि पहले यही चीज़ कि हम जहाँ भी जी रहे हैं वो हमारा एक पर्यावरण मंडल है, और उस मंडल में पेड़ों के साथ साथ जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं
कि कौन सी चीज प्रयोग में ला रहे हैं कि उनको प्रयोग करने से हमारे पेड़ों को नुकसान हो रहा है। जैसे कि नॉर्मल आप देखते हैं हम प्रिंट लेते हैं तो उसमें कागज नहीं, यूज मैं होते हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि आप एक एज पे आ जाए रहते हैं जहाँ से आपकी मोह और समाज के प्रति आपकी जो लगाव है और जुड़ाव है वो थोड़ा समाप्त हो जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि अब मुझे आध्यात्म की और ध्यान की तरफ और भगवान की भक्ति की तरफ जाना है। तो वन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप सीधे सीधे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल और वन की जो शांति होती है वो सीधा आपको, शांति से ही तो आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाएगी ना। वहीं से संतुलन जब तक बनता आप है। शांत नहीं होंगे तब तक आपका संतुलन तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो शांत आपको कौन करेगा जब तक वो वातावरण ही शांत नहीं रहेगा। वातावरण। तो आपकी तो टेम्परेचर और आपकी जो सोच और जो चंचल भावना है वो शांत हो नहीं सकती। तो आपको एक ऐसे माहौल मिलता है जो सीधे आपको भगवान से कनेक्ट कर सकती है। तो इसलिए शांत होना और जीवन में जो कनेक्टिविटी का जो मेन जरिया है वो वन है। आप पुराणों और वेदों पे भी देखे होंगे, जो भी ऋषि साधना और ध्यान के लिए जाता था, राजा यहाँ तक राक्षस भी वन ही क्यों चुनते थे, क्योंकि वो सबसे निकट रास्ता है भगवान से कनेक्ट होने का। तो वहाँ जल भी शुद्ध है, हवा भी शुद्ध है, और आपके जो रास्ते हैं वो भी एनर्जी लेवल के हिसाब से वो लेवल ठीक रहता है। समय के अनुसार मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो आप केवल जंगल यानी वन को अध्यात्म के लिए ही जोड़ें, क्योंकि आज का समय भी दौर अलग अलग है। वो दौर कुछ और था, पता लगा आप हमारी सर की बात से मोटिवेट होकर और जंगल की तरफ निकल लिए। जंगल भी निकलने का एक विधान है, अपने को संतुलन कैसे करना है उनका मतलब सिर्फ ये था, न कि आप जंगल में पहुंच गए। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जहाँ तक हम सोचते हैं कि रहते थे, तो जंगल में रहने का पहला कारण यही होता था कि हम साधे तो प्राप्त करते, साथ साथ तो पेड़ों को लगाते भी थे, संरक्षण भी देते थे और एक बढ़िया सा आश्रम बनाते थे जिसमें सबको आश्रय मिलता था, है ना सर। अगर उस आश्रम के बारे में हम बात करें तो किस तरह से वो आश्रम संतुलित होते थे? देखिए, जब हम जीवन का अधिकार तभी हम ले सकते हैं जब अपने कर्तव्य को हम निभाएं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति की भी रक्षा करें और अपने जीवन को हम तभी अधिकार होंगे जीवन जीने का तब हम अपने कर्तव्य को पूरा करें, और वो तभी हमारी ड्यूटी पूरी होगी जब हम इन जंगलों को बचाएं और इनका संरक्षण करें, प्रकृति को के नज़दीक रहें। और आप देखिए, जब हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पक्षियाँ हैं, उनकी आवाज़ें कूकती हैं, और जो हवाएं वहाँ से गुजरती हैं, बहुत सारे हमारे वो मेडिसिन वहाँ पे हैं। तो जंगल हमेशा हमें देते ही हैं, और अगर हम इनका ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है कि जीवन अब खतरे में हो जाएगा। अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो ये है, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कुछ न कुछ देता है, और जिससे आप नफरत करते हैं वो आपको प्रदूषित या दूषित ही करता है। तो सीधा से ही शब्द है, जो जंगल से प्यार करेंगे तो जंगल हमको प्यार ही देगा। एक सिंपल एक लाइन में, अगर आप एम्बुलेंस की आवाज़ से बचना चाहते हैं तो आप जंगल की आवाज़ को पहचानें और जंगल की आवाज़ की उस शांति को अपने जीवन में उतारें जो आपको एम्बुलेंस ले जाने की जरूरत ना पड़े, और अपने मन की शांति से आप आगे अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए मार्ग प्रशस्त करें और अपने समाज को एक नई दिशा के साथ साथ पर्यावरण संतुलित करके हर वो चीज़ ना प्रयोग करें जो हमारे समाज को खराब करे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आज हमने केवल पेड़ों के ऊपर बात करी है, नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे जल के ऊपर। आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि हम और सारी चीज़ें जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या कट करके और किस तरह से हम कम से कम लाइफ को अपने अच्छी से अच्छी बना सकें।